Good morning students. Welcome on YouTube channel of Lalbagh Girls Inter College. This is Kirti ma'am and this lecture for class 6 science. तो आज मैं क्लास 6 का साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो बच्चों, इन चैप्टर्स में आप पदार्थ क्या होता है और पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे तथा विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थ का किस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है उनके बारे में, तथा आखिरी में आप अणु एवं परमाणु क्या होते हैं इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पदार्थ। तो बच्चों, पदार्थ क्या होता है? हमारे आसपास जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं वह वस्तु जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिनका हम एहसास कर सकते हैं वो वस्तु पदार्थ कहलाती है। तो हम लोग पदार्थ को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है और जो जिसमें भार होता है। तो बच्चों, पदार्थ का विभिन्न उदाहरण हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज़, किताब, पानी या फिर वायु। वायु भी पदार्थ में ही आती है क्योंकि वायु में भी भार होता है तथा वायु भी स्थान घेरती है। तो इस प्रकार आता है। इसके बाद आता है वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले वर्गीकरण क्या होता है? हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। तो प्रत्येक वस्तु अपनी दूसरी वस्तुओं से भिन्न भिन्न होती हैं। वह वस्तुएं अपने गुणों एवं उपयोगिताओं के आधार पर एक दूसरे से अलग होती हैं। तो इसी प्रकार वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर भिन्न भिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की क्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण को भौतिक वर्गीकरण कहलाता है तथा पदार्थ की आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस में पदार्थ को विभाजित किया जाता है तथा रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत तत्व, यौगिक तथा मिश्रण के रूप में विभाजित किया जाता है। इसके बाद आता है विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। सबसे पहला है पदार्थ की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। हम पहले से ही जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी होती है गैस अवस्था। तो इसका एक उदाहरण देती हूँ। जल ये तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। बर्फ़ इसकी ठोस अवस्था होती है, पानी इसकी द्रव्य अवस्था तथा जल वाष्प इसकी गैस अवस्था होती है। तो अब सबसे पहला है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में अणु अत्यंत पास होते हैं और इसमें प्रत्येक अणुओं के बीच में आपसी आकर्षण बल भी बहुत अधिक होता है। आपसी आकर्षण बल के कारण ही इनके अणु एक दूसरे को पास बांधे रखते हैं, जिसकी वजह से ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। तो बच्चों, ठोस का उदाहरण है जैसे कि किताब, मेज़ आदि। इसके बाद आता है द्रव्य अवस्था। तो बच्चों, द्रव्य अवस्था में जो अणु होते हैं वो ठोस अवस्था के मुकाबले कुछ दूर होते हैं। ऐसा इस वजह से होता है कि द्रव अवस्था में जो आपसी आकर्षण बल होता है वो ठोस अवस्था के मुकाबले कुछ कम होता है, जिसकी वजह से इनके अणु कुछ दूर होते हैं। इसी कारण द्रव्य अवस्था में पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, परंतु इनका आयतन निश्चित होता है।
इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने 1 लीटर पानी लिया और उस 1 लीटर पानी को हम लोग अलग अलग भगोने में या फिर अलग अलग बर्तनों में रखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि पानी को जिस भी बर्तन में रखा जाता है वो उसी का ही आकार ले लेता है, लेकिन पानी का जो आयतन है यानी कि जो हमने 1 लीटर लिया है वो उतना का उतना ही रहता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, वो बदलता रहता है। यानी कि वो जिस भी बर्तन में डाला जाता है वो उसी का ही आकार ले लेता है। अब जो तीसरी अवस्था है वो होती है गैस अवस्था। गैस अवस्था में आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता, क्योंकि गैस अवस्था में जो आपसी आकर्षण बल होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से गैस अवस्था में जो अणु होते हैं वो अत्यधिक दूरी पर होते हैं। यानी कि अगर किसी भी गैस को किसी भी जगह पे रखा जाता है तो वहाँ उसी का ही स्थान, उसी की ही आकृति और उसका आयतन प्राप्त कर लेता है। तो आपसी आकर्षण बल ना के बराबर होने की वजह से गैस अवस्था का आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित